कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जिसमें सबसे जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है गणित के 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है? और 25/25 अगर करना है तो आप इस क्लास को देख लो और सीधे एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ। जिनका भी पेपर कल है या परसों या किसी भी दिन हो, तो इस क्लास को देख लो। 100% है कि आप मैथ में जो है बेहतर स्कोर करके ही आओगे, अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को देख लेते हो तो। बिल्कुल सेम टू सेम, सेम पैटर्न पे और बिल्कुल इसी लॉजिक के आधार पे प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है? तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मैथ से घबराए हुए हैं, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। मैंने कहा था आप लोगों से कि गणित में 25/25 दिलाकर रहेंगे, इसलिए ये स्पेशल मैंने क्लास आपके लिए रखी हुई है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने, फटाफट से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है पहला प्रश्न? देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न है, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, आपको जवाब देना है पहला प्रश्न। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक करिएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सुबह शाम दोपहर आपके लिए जो स्पेशल क्लास हम ला रहे हैं, बिल्कुल आप उसे मिस ना करें, ठीक है? चलिएगा पहला प्रश्न हम बिल्कुल सीधा-सीधी सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड-मॉस के नियम, सरलीकरण आपको पता है। सबसे पहले हम भागा को हल करते हैं। बोर्ड-मॉस में क्या होता है नियम? सबसे पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद से जोड़, जोड़ के बाद से घटाव। यही तो लॉजिक लगाया जाता है। सेम टू सेम यही लॉजिक लगाया जाता है, आपको पता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भाग देंगे, तो 6 का 36 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर गुणा है तो गुणा, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 15, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे 3। ये बात क्लियर हो गया। 6 में 6 से गुणा करेंगे, 6 का 36 माइनस का 36 हो रहा है, माइनस का 15 और प्लस का 3। 36 और 3 जोड़ेंगे 39, और 39 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 39 में से 15 जाएगा 24। ये सिंपल सा लॉजिक है। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, भाग के बाद से गुणा, गुणा के बाद से जोड़, और सबसे अंत में हम लोग करते हैं घटाव। लॉजिक आपको क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है समय कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बी उसी कार्य को जो है 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन भी हमें पता चल गया। फिर कह रहा है कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर से जो है ए ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, इसने कहा है कि ए जो है कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और बी भाई साहब हैं ये जो है 18 दिनों में कर सकते हैं। हम टोटल वर्क यहाँ से पता करेंगे तो 18 और 12 कैल्सियम लेंगे, ये हो गया 36। 36 में हम 12 से भाग देंगे, 12 या 36, 18 दूना का 36। लॉजिक हमें सेम टू सेम लगाना है कि ये कह रहा है कि दोनों 4 दिन तक साथ में काम करते हैं, ठीक है जी। इसने यहाँ पे देख लिया कि ए जो है एक दिन में 3 काम और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, अर्थात ओवरऑल देखेंगे तो 2 और 3 5 काम हो गए। 2 और 3 5 काम हो गए। ए और बी द्वारा 5 काम हो गया। इसने कहा कि फिर से ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? शेष काम जो बचा हो उसको बी कितने दिन में करेगा? ये देखिए 5 काम एक दिन में कर रहे हैं और दोनों मिलकर 4 दिन काम किए हैं, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20। टोटल काम जो है हमारा समाप्त हो चुका है 20, क्योंकि 4 दिन ए और बी दोनों मिलकर काम किए हैं, तो 20 काम हम लोगों ने कर रखा है। तो 36 में से 20 जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब 16 काम किससे कराना है? शेष काम बी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो इसमें 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, ये कट जाएगा। 8 दूना का 16, 8 दिन में जो है बी बचे हुए काम को करेगा। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी। बी जो है 8 दिन आपको
बिल्कुल आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। अब देखिएगा प्रतिशत और हानि से रिलेटेड प्रश्न, हर एक टॉपिक के प्रश्न हैं आप लोगों के सामने, जहां से प्रश्न आपको जो है 100% इसी पैटर्न पर पूछने वाला है, ठीक है। देखिए कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है और फिर जो है 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का जो है क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जैसे इसने कहा कि अंकित मूल्य पर जो है 15% की छूट देता है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य जो है हमें बताना है। कंडीशन हमसे ये कह रखा है कि जो है सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मेरे पास प्राइस कितना है, 100 रुपया है। 100 से हमने क्या कर दिया, 15% का छूट दिया। और नहीं, यहाँ पे देखिए पहले लाभ वाला हम निकालते हैं। यहाँ पे लाभ कितने का दिया है, 20% का, मतलब 100 रुपये का सामान होगा तो हमें मिलेगा 120 रुपया में, तो हमें कितने का लाभ होगा, 20% का। इसने कहा भाई साहब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 850 है। 850 है तो इसका हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 120 ऊपर रहेगा और बट्टा में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 पच्चे 60 के जीरो, 12 आठे 96, 96 और 6, 96 और 6 कितना होता है, 96 6 102, अर्थात 1020। 1020 रुपया हमारा आ गया विक्रय मूल्य। पर इसने कहा है हमसे कि अंकित मूल्य बताओ भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, इसने कहा कि 15% का छूट दिया गया, मतलब अगर आप देखोगे 15% का छूट देने का मतलब कि 100 रुपये का सामान होगा तो हमने उसे 85 रुपया में जो है खरीदा होगा या बेच रखा होगा, तभी तो 15% का छूट है। अब देखिए 5 के पहाड़े में 17 मर्द में, 5 के पहाड़े में 20 मर्द में, 17 के पहाड़े में 17 छक्के 102, 60 गुणे 20, 6 दुना का 12, अर्थात 1200 रुपये का जो है इसका एमआरपी है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उन लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है 800 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तब हमें बताना है। 1.5 वर्ष 1.5 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है। सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले भी लगा सकते हो। क्या होता है, P इंटू कितना है 8000, P इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है, प्रतिशत। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो जो समय है इसका दूना होता है और दर का आधा हो जाता है। दर का हम 2 से भाग दे देंगे, अर्थात 10% है तो 6 महीना में 2 बार लगेगा, अर्थात 5 बट्टे में हो जाएगा 100 के पावर कितना, समय का 1.5 वर्ष है तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 8000 गुणा हो जाएगा ये 100 105, या यहाँ से हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, तो 20 और 1 21, 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो और 2 से 2, पूरा का पूरा ये कट गया। 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब 21 में 21 से गुणा करो सबसे पहले, फिर 21 में गुणा करेंगे तो 441, 441 में फिर 21 से हम गुणा कर देते हैं, 1 4 4, फिर 2 8 8, तो यहाँ से हो जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 के 2, और ये हो जाएगा आपका 9, अर्थात 9200 जो है 61। ये हो गया हमारा जो है क्या चीज मिला है, मिश्र धन। हमसे पूछा गया है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन है 8,000 रुपया तो मेरा खुद का है, इसको घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा कितना, 1,261 रुपया। 1,261 रुपया ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है हम लोगों के सामने। इसमें कह रखा है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबे दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वे एक दूसरे कितने सेकेंड में पार करेंगे, वे एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन इधर से जा रहा है तो एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है। अब बात आप समझिएगा, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। इसने कहा है कि एक ट्रेन जो है 200 मीटर की है और एक ट्रेन 160 मीटर की है। ये जो है विपरीत दिशाओं में जा रही है। इसका एक का 40 किलोमीटर और एक का है 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल। ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। तो जब भी बात हो ट्रेन विपरीत दिशाओं में तो इनका जो लंबाई होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे और टोटल दूरी हो जाएगा। तो टोटल दूरी बराबर हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितना है, पहले 200 मीटर और दूसरी वाली ट्रेन 160, तो दोनों जोड़ेंगे तो 360 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड भी विपरीत दिशाओं में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40, 32, 72। पर ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ये 18 चौका 72, 4 5 20, मतलब 20 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मैंने आप लोगों से बार बार कह रखा है कि जितने भी मेरे दोस्त हो जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, आप लोगों को मैंने सिखाया है कि अगर यदि x - 1/x बराबर 4 दिया है तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। अब बात समझिएगा, यहाँ पे बात समझिएगा आप लोग। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मैंने स्क्वायर वाला आपको सिखा रखा है निकालना, पर यहाँ पे क्यूब दिया है तो हम क्या करेंगे, क्यूब वाले के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है AQ - 3A। AQ - 3A, ए मतलब होता है यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है 4, ये ही है A, तो इसका क्यूब करेंगे -3A का वैल्यू हो जाएगा 4। ये 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64, 64 में से 12 घटा देंगे, ये हमारा राइट बनेगा 52। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आप बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बता सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब 2πr/h रख लो, 2 का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 और ऊंचाई कितना है, h का वैल्यू 10। ये 7 से 7 खत्म, 22 दूना हो जाएगा 44, 44 में 10 से गुणा करेंगे। ये हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछ रहा है कि जो है यदि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री बटा sec 60 डिग्री का मान क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्लास 10th में बेहतर तरीके से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा tan 45 का मान 1 होता है प्लस cot 45 का मान 1 होता है बटा sec 60 डिग्री का मान कितना होता है,
सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो देखिए 2 होता है सेक 60 डिग्री का मान। अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक और एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2/2 कर दोगे, आपका जो वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 116 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरी संख्या जो है हमें बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग। आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसने कहा है कि तीन संख्याओं का योग 116 है। पहली संख्या हमने देख रखा है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या यहाँ पे है। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दिया है? 2:3, 2:3। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, दूसरी और तीसरी हमें यहाँ पे रखना है। दूसरी कितना है? दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5। इधर हम बढ़ाएंगे 3 को, इधर बढ़ाएंगे हम लोग 4 को। अब यहाँ से देख लेंगे, ये 4 दूना का 8 हो जाएगा अनुपात, इधर हो जाएगा 3 चौका 12 और इधर हो जाएगा 3 पचे 15। इसने कहा इन तीनों का योग जो है 116, हम तीनों का योग करते हैं, 8 12 20 35 हो रहा है। ये भाई साहब 35 हो रहा है, 35 ठीक है ना जी। 3 5 15, 4 3 12, 4 दूना 8, 12 8 20 5 35। 35 इसका वैल्यू 112 दे रहा है, 116 दे रहा है। भाई साहब कुछ ना कुछ गलती है, इसके बदले 116 कहाँ से भाग लगेगा? 116 तो 116 बट्टे हो जाएगा 35 और वैल्यू किसका निकालना है आपको? दूसरी संख्या है 12। अगर यहाँ पे गुणे 12 करोगे तो ये तो वैल्यू कटेगा ही नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका योग जो है गलत दिया गया है, इनका योग जो है गलत दिया गया है। आप इसको छोड़ दो। ये प्रश्न में टाइपिंग वाले भाई साहब ने थोड़े से मुझे लग रहा है कि एरर पैदा कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगले वाले क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 संख्याओं का औसत 15 है। यदि बाद में वह जो है यह पाया गया कि एक संख्या 36 के स्थान पर गलती से 26 पढ़ ली गई है तो औसत क्या होगा? अब देखिए, ये गलती वाले सवाल तो खास करके एग्जाम हॉल वाला बार बार आपसे पूछता है और यहीं पे आप लोग फंसते हो, जबकि होता बहुत ईजी है। जैसे 10 संख्या है और इसका औसत 15 है, तो 10 में 15 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 150। इसने कह रखा है कि एक संख्या 36 के स्थान पर गलती से 26 पढ़ा गया है। देखिए, होना चाहिए 36 पर हो गया है क्या चीज? हम लोगों ने पढ़ लिया है 26, मतलब ये वाला सही है और हम लोगों ने गलत यूज किया है। तो कितना गलत हम लोगों ने यूज किया है? 10, अर्थात इसमें 10 और हमें बढ़ जाता। हम 26 की जगह पे 36 लिखेंगे तो इसमें जो योग होगा, पहले 26 इसमें जोड़ लिए हैं पर होना चाहिए 36, तो 36 अगर इसमें लिखेंगे तो 10 और बढ़ेगा, अर्थात 160 हो जाएगा। इसने कहा है तो इसका औसत क्या होगा? इसमें 10 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 16। नया जो इसका औसत है ये 16 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि 7 अंकों की एक संख्या है जिसमें यहाँ पे दिया गया है पूरी तरीके से विभाजित, तो a प्लस बी का अधिकतम मान जो है हमें बताना है। ए और बी का अधिकतम मान जो है बताना है। देखिएगा, 7 अंक की संख्या है, क्या क्या संख्या है? 5 4 3 2, फिर a लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर b लिखा है। इसको जो है हमें 9 से विभाज्य करना है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का जो योग होगा उसमें 9 से भाग लग जाना चाहिए। हम देखेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, टोटल हो गया 15। 15 के बाद से 9 का भाग किसमें लगता है? तो 9 का भाग लगता है 18 में। 9 का भाग किसमें लगेगा? 18। अर्थात हम यहाँ पे a और छूट रहा है और b छूट रहा है, इन दोनों का मान तो हम लोगों ने जोड़ा नहीं है। तो a और b की जगह पे क्या रखें? तो a और b की जगह पे 1 और 2 रख देंगे, तो ये जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा और 18 में 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे जो a और b का योग है ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 हम a और b के वैल्यू रखे हैं तो ये हो जाएगा 3। मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करने वाले हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको देखना है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले जो है 20% की वृद्धि होती है और फिर जो है 10% की कमी हो जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत का जो है शुद्ध परिवर्तन होगा, ये हम लोगों को बताना है कि वस्तु में कितने प्रतिशत का जो है शुद्ध परिवर्तन होने वाला है। तो देखिए सिंपल तरीका है हम लोगों के सामने कि जो है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% अर्थात 100 वाली वस्तु 120 हो जाएगा, बढ़ोतरी का मतलब। और वह फिर से 10% की कमी की जाती है, फिर जो है 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी अर्थात इसमें से 10% का कमी करेंगे अर्थात 100 वाली वस्तु 90 में हो जाएगा। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 नवा 108। 100 वाला सामान 108 हो रहा है, 100 रुपया पहले सामान का दाम था और अभी 108 है, तो हमें बढ़ोतरी कितने को देखने को मिला, 8% का बढ़ोतरी है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने बी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे 1200 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने अभी सीआई वाले प्रश्न से आपको निकाल कर बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये सिंपल है, 2 वर्ष का निकालना है, 5% वार्षिक ब्याज का दर भी है। तो मैं देखता हूं कि आप लोग क्या सीखे हो या नहीं। मैंने भी चक्रवृद्धि ब्याज के एक ठो प्रश्न कराया था आप लोगों को, जो कि वो कठिन भी था। आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, मुझे लगता है कि इसको सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसका राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये सभी लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है लाभ और हानि से रिलेटेड। कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे जो है हमें लाभ बताना है कि कितने परसेंट का हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो है 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के एसपी के। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का वैल्यू इधर होता है, तो इधर है 15 तो 15 लिखेंगे, अनुपात इधर जो है एसपी का वैल्यू देखेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि 15 वाली चीज 20 में बेचा जा रहा है, 15 वाली चीज 20 में अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, हम 15 रुपया में कोई सामान खरीदते हैं 20 में बेचेंगे तो 5 का लाभ होगा कितने पे, क्रय मूल्य पर 15 पे गुणे हम कर देंगे 100, ये हो जाएगा 5 या 15, 3 के पहाड़ में 100 कितना आ जाएगा 33.33%। 33.33% जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है चाल, दूरी और समय से रिलेटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति 300 मीटर लंबी सुरंग को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर। जैसे मैंने देखा यहाँ पे इतना मीटर लंबी सुरंग है और 5 मिनट में 5 मिनट में पार करती है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में हमें बताना है। अच्छा जी, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना है 5 मिनट। 5 मिनट को हम क्या करेंगे, देखिए ये मिनट में है ये मीटर में है, तो हम सेकेंड में लाएंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है या किलोमीटर पर घंटा होता है, तो हम सेकेंड में पहले ला देते हैं। ये हो जाएगा 6 5 30 और ये 5 के पहाड़े में 10 मीटर पर सेकेंड। हम इसे किस में बदलना है, 10 मीटर को ये बदलना है हम किलोमीटर पर हावर में, तो इसमें गुणा करेंगे 18 बटा 5 बटा 18 से ना, हमें किस में बदलना है किलोमीटर में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बटे 18, 5 दहा का 50, 1 मिनट। इसमें क्या कह रहा है कि चाल किलोमीटर पर हावर में कितना होगा, पर हावर। इतना मीटर की दूरी 5 मिनट में पार किया जाता है, तो 5 मिनट ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना आ रहा है भाई साहब, 5 6 30 5, ऐसा भी यहाँ पे एक हुआ है ना, हम कह रहे हैं कहाँ पे गलती है,
300 मीटर सुरंग है और 5 मिनट लग रहा है, और 5 मिनट में सेकंड में लाएंगे तो 60 से गुणा 5 छक्का 30, 30 से 30 कट जाएगा एक। एक का हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो हम 18/5 से इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें 3 5 15 अर्थात 3.15 अर्थात 3 बचेगा 5 छक्का 30, 3.6 किलोमीटर पर हावर्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, समय कार्य से रिलेटेड प्रश्न है कि नल एक्स एक पाइप को 10 घंटे में भर सकता है। एक्स जो है एक पाइप है जो 10 घंटे में भर सकता है। नल वाई एक वाई नल है जो 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर लोगे। मैंने इसका टोटल जो है धारिता निकालने की कोशिश किया, तो ये हो जाएगा 30। 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 15 दूना का 30, 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब एक्स जो है 1 घंटे में 3 भरता है तो वाई 2 भरता है। टोटल हमने भरना है 30, 30 में 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30, 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 17। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका एग्जाम कल है, तो सुबह के 4 AM पे स्पेशल आपके लिए रामबाण प्रश्नों वाली क्लास आएगा, जिसे आप 100% आप देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना। आप अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। कर 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 24 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताइएगा। ये थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा, पर है सबसे इजी प्रश्न। इसने कहा है कि सम संख्या है, इसका औसत जो है 24। औसत का मतलब होता है किसी भी संख्या का बीच वाला हिस्सा। जैसे किसी कोई बोलेगा आपको कि 1 2 3, इसका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे कि 2 होगा, क्योंकि 1 और 2 और 3 के बीच में है 2। अब इसमें कह रहा है कि भाई साहब आपको ये समझना है कि इसके बाद सम संख्या कौन सा होता है। इसके बाद में जाओगे तो 24 के बाद 26 होता है, 26 के बाद 28 होता है, और इससे पहले आओगे तो 22 हो जाएगा, और 22 से पहले 20 हो जाएगा। इसने कहा है कि सबसे बड़ी यहाँ पे है 28। 28 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि 1200 रुपये को ए बी सी के अनुपात में यहाँ पे बांटना है, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को जो है कितना रुपया मिलेगा। सबसे पहले आप मान लो कि एक तो है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए को मिल रहा है 2, तो बी को मिल रहा है 3, तो सी को मिल रहा है 5। अनुपात में है, आप मान लो यहाँ पे एक्स, आप मान लो यहाँ पे एक्स। हम सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 2 7, 3 और 5 2 7, टोटल रुपया 7 के अनुपात में है। इसने कहा नहीं, टोटल रुपया जो है 1200 है। बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी का हिस्सा निकालना है, तो एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1200 बटे 7 और गुणे, और सॉरी 3 2 5 और 10 हो रहा है ना, जोड़ने पर 7 ही कैसे होगा भाई साहब, 10 हमें से पूछा गया है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है 3, तो गुणा कर दीजिए 3 से, ये से 1 0 कट जाएगा, 12 तिया 36। 36 वाला बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है मिश्रण से रिलेटेड प्रश्न है। 40 लीटर के दूध और पानी के घोल में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए घोल में पानी का प्रतिशत 20% हो जाए। समझिएगा, यहाँ पे इसने कहा है कि 40 लीटर घोल है, इसमें जो है 10% पानी है, और पानी है अर्थात वाटर, और बाकी सब मिल्क आप मान लो दूध होगा। 10% ये है तो ये हो जाएगा 90%, अर्थात हम इसका 10% निकालेंगे। 40 का 10% होता है 4, तो इसका हो जाएगा 36। मतलब इसमें 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर दूध है। इसने कहा कि घोल में कितना पानी मिलाया जाए ताकि घोल में 20% पानी हमें करना है, 20% पानी हमें करना है, 20%।
तो देखिए कितना अगर मिला देते हैं, अगर इसमें 5 मिलाते हैं, इसमें पहला ऑप्शन, हम ऑप्शन से चलेंगे 5, तो ये घोल हो जाएगा टोटल 45 का, और इसमें पानी मिला है 5, तो ये 5 4 9 लीटर पानी हो जाएगा। तो इसका 9% निकाल लो, 9/45 गुणे 100, ये 9×5 = 45, 5 चौका 20, बिल्कुल हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही है। 5 लीटर हम पानी मिलाएंगे तो 20% पानी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी जो विकर्ण है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लो, ये आयत है, इसकी लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है। इसने कहा है इसका विकर्ण, ये वाला हिस्सा होता है विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई जो है हमें पता करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब, ये होता है आधार, तो ये होता है कर्ण। कर्ण जो है हमें निकालना है, कर्ण h बराबर क्या होता है, अंडर रूट p² + b²। 12 का स्क्वायर करोगे 144 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 144 कितना हो जाएगा आपका 169। 169 का वर्गमूल जो है आपका कितना होता है 13 हो जाएगा आपका, और भी कर्ण जो भी कह लो आप, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि a + b = 7 और a × b = 12, तो a² + b² का वैल्यू आपको बताना है, a² और प्लस का b²। इसके फॉर्मूले क्या कहते हैं, a + b का द होल स्क्वायर और -2ab होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो a + b का वैल्यू दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर करो -2a, a और b का वैल्यू दिया है a b, यहाँ पे देख लो कितना है 12, 7 7 49, और उसमें से 12 दूना का 24 घटा लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे 25, जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, sin² 23 डिग्री, cos² 23 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसका जो है मान क्या होने वाला है। देखिए त्रिकोणमिति के प्रश्न आप लोग के जो है रेलवे के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/2 होता है, इसका वर्ग करना पड़ेगा, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका वर्ग, प्लस tan 45 का मान 1, ये हो जाएगा। इसका वर्ग करोगे तो 1/4, प्लस इसका वर्ग करोगे तो 3/4 प्लस 1, इसका लॉस लेंगे 4, तो 1 + 3 + 4 × 4, 4 3 7 और 1 8, 8 बटे हम कर देंगे 4, कितना आ जाएगा वैल्यू 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के हम लोग जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे थे, आप डेली ही क्लास करिए। 100% आपको 25/25 मैथ में आना लमसम तय है। अगर आप डेली क्लास करते हो तो बिल्कुल आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होगा। और सुबह में 4 AM पे रामबाण प्रश्नों के साथ जिनका भी पेपर कल है उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।